students. Today is Friday, April 16, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the physics class with a new lesson. Our topic for today is couple. So students, in the previous lecture, we discussed about torque. What was torque? Torque was that when we apply a force, either it is push or pull, at some point of a body which causes a body to rotate, turn is known as, वो जो force या movement of that force is known as torque. ठीक है, वो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो तो हम ये देख रहे थे कि जस्ट अगर एक फोर्स अप्लाई हो रही हो तो हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क. बट कपल क्या होता है? कपल जैसे हम, आपने भी सुना होगा कपल ऑफ रन्स. जैसे अगर आप क्रिकेट का शौक रखते हो तो क्रिकेट में कमेंट्री में कहा जाता है कपल ऑफ रन्स मीन्स कि 2 रन्स. ठीक है, तो कपल कहते हैं 2 को. तो कपल फोर्स वो होती है कि जब दो फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हों. ठीक है, दो फोर्सेस. वो दो फोर्सेस किस तरह अप्लाई होंगी? वो दो फोर्सेस की पहली तो ये कंडीशन है कि दीज टू फोर्सेस मस्ट बी अनलाइक पैरेलल. तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. तो लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या डिफरेंस था कि लाइक पैरेलल फोर्सेस ये हैं कि दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं. ठीक, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या था कि एक डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल एक जो है वो नॉर्थ की तरफ लग रही है और दूसरी नीचे साउथ की तरफ, उसी के अगेंस्ट लगनी चाहिए. ठीक है, तो इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. और दूसरी कंडीशन क्या है? बट नॉट अलोंग द सेम लाइन. तो देखें, अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, एक नॉर्थ की तरफ लग रही है दूसरी साउथ की तरफ, ठीक, और अगर वो दोनों एक ही लाइन पे लगा रहे हैं तो क्या बॉडी रोटेट करेगी? नहीं रोटेट करेगी. वो रोटेट तब करेगी जब आप डिफरेंट, उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो डिफरेंट होनी चाहिए. जिस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो उसकी एक की डायरेक्शन और दूसरे की डायरेक्शन ऑब्वियसली डिफरेंट होगी व्हेन दे आर अनलाइक पैरेलल. सो उसके बाद वो एक लाइन में नहीं आनी चाहिए, वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हो. जस्ट लाइक आप ये फिगर 4.24 में देख सकते हैं कि जैसे वो स्टीयरिंग के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं. आप में से अगर कोई ड्राइविंग जानता हो तो स्टीयरिंग के ऊपर हम दोनों हाथों से दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे होते हैं. एक तरफ जो हमारा राइट हैंड वो अपवर्ड मूवमेंट होगी उसकी, तो लेफ्ट की डाउनवर्ड होगी. ठीक है, बट ऐसा तो नहीं होता कि लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से हम स्टीयरिंग को सिर्फ एक साइड से पकड़ के घुमाते रहें, ऐसा नहीं होता. ठीक है, सो कपल फोर्स क्या करती है? आपको टार्क, बेटर टार्क, बेहतर ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस करके देती है. ठीक है, क्योंकि इस केस में आपका मूवमेंट आर्म क्या हो जाता है? ग्रेटर हो जाता है. और ग्रेटर मूवमेंट आर्म होगा, हमने टार्क की डेफिनेशन में पढ़ा था कि व्हेनेवर देयर इज ग्रेटर मूवमेंट आर्म तो उसके नतीजे में आपके पास क्या होगा? टॉर्क ज़्यादा होगा. बिकॉज फार्मूला क्या था? टा इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल. या तो वो फोर्स आप ज़्यादा लगाओ तो टॉर्क ज़्यादा होगा, द अदर कंडीशन वाज कि एल आप इंक्रीज करो. ठीक है, यानी वो जो जितना दूर से जाके आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना वो क्या होगा? आपके पास ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो एल है आपके पास मूवमेंट आर्म, वो क्या बनता है? एक फोर्स जहाँ पे फोर्स एक्ट हो रही है, लाइन ऑफ एक्शन उसकी, एक फोर्स की, उससे लेके दूसरी फोर्स तक. जबकि इससे प्रीवियस जो टॉर्क के केस में हम देख रहे थे तो वो क्या था? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस स्टीयरिंग के केस में क्या है? नीचे जो इसका एक्सल लगा होता है. ठीक है, सो इस तरह जो इसकी पैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि अ कपल इज फाउंड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन. ठीक है, सो कहता है अ डबल आर्म स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन अ नट. अभी एक और नीचे फिगर है, फिगर 4.25, जिसमें एक डबल आर्म स्पैनर है. ठीक है, ये एक आपके पास क्या कहते हैं, प्लस का साइन की शेप का आपके पास एक रॉड होता है. ये किस लिए यूज होता है? टू ओपन और टू लूजन और टाइटन द नट्स. ठीक है, स्क्रूज या नट टाइट करने के लिए यूज होता है. सो कहता है कि इक्वल फोर्सेस ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ आर अप्लाइड ऑन इट्स एंड्स. तो इसके दोनों एंड्स के ऊपर हम इक्वल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, बट दे आर अनलाइक, और साथ साथ क्या है? बट दे आर आल्सो नॉट ऑन द सेम लाइन. ठीक है, तो ओ के अराउंड वो इसकी वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होगी. तो अब मूवमेंट आर्म क्या बनेगा? एक बनेगा ओ यानी सेंटर से लेके ए तक का डिस्टेंस ओ ए, और दूसरा क्या बनेगा आपके पास? ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस फॉर
फॉर द अदर फोर्स, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करें तो रिजल्टेंटली हमारे पास L जो है जो मोमेंट आर्म है वो इंक्रीज हो जाता है। सो देयरफॉर अब मोमेंट आर्म देखें, जो लास्ट 4.8 इक्वेशन बनी हुई है साइड पे, वो इक्वेशन क्या बता रही है कि F मल्टीप्लाई बाई टॉर्क ऑफ द कपल किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई AB। फोर्स क्यों हमने कहा, क्योंकि हमने कहा इक्वल फोर्सेस अप्लाई होंगी दोनों, इसलिए F को हमने कॉमन ले लिया। सो AB क्या अब क्या बन रहा है, एक पॉइंट से लेके एक लाइन ऑफ एक्शन से दूसरी लाइन ऑफ एक्शन तक पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे गुजरते हुए। सो आप देखिए मोमेंट आर्म ग्रेटर हो गया तो इसके नतीजे में आपका क्या होगा, कपल की वजह से टर्निंग इफेक्ट वुड बी ग्रेटर, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम क्या होती है, Newton's first law of motion tells us that a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line if no resultant or net force acts on it, ठीक है। For example, a book lying on a table or a picture hanging on a wall are at rest, ठीक है। The weight of the book acting downward is balanced by the upward reaction of the table, okay। So equilibrium क्या होता है कि कोई भी body whether it is in the state of rest or in motion, it will remain in motion unless कि जो उसके ऊपर resultant force sum of all the forces acting on it is, जब तक कि वो जीरो है, ठीक है। sum of all the forces acting on it is zero, ठीक है। सो ये है आपके पास इक्विलिब्रियम, यानी बैलेंस स्टेट उसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इक्विलिब्रियम की जी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अगर उसके ऊपर, यानी नेट फोर्स का मतलब ये होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। हमने चैप्टर 3 के अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ जब हमने डिस्कस किया था तब मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि आपके पास नेट फोर्स क्या होती है, कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, कि जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम अगर जीरो आ रहा है, यानी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। सो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होने के लिए आपके पास दो कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी होती है, ठीक है। इसीलिए एक है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द अदर इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं F1 F2 F3 अप टू Fn फोर्सेस हैं, तो इनका सम करें अगर वो जीरो आ जाए, दिस मीन्स कि आपके पास ये बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ये थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे नीचे उसने ड्राइव किए हुए हैं उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स। सो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं जी, एग्जांपल ये है कि अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल आर एट रेस्ट एंड दस सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम। यानी देखें उस पिक्चर हैंग अगर हो रही है तो वो क्यों हैंग हो रही है, एक तो वो रोप यानी रस्सी के साथ आपने उसको हैंग किया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है और वो ऊपर की फोर्स कैंसिल आउट कर रही है जो उसकी बॉडी का मैस है, उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है यानी उसका वेट, तो वेट और टेंशन की फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, तो उसके नतीजे में बॉडी क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट में चली जाती है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है कि अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो पैराट्रूपर जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा होता है, तो तब वो स्टेबलाइज्ड फॉर्म में आपके पास नीचे आ रहा होता है। सो दिस कंडीशन इज नोन एज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ये होती है कि आपके पास अगर आपने डेथ वेल देखा हो, मौत का कुआं जिसे कहते हैं, वहाँ पे जो बाइक चला रहा होता है तो वो भी एक टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मोटरसाइकिल चला रहा होता है। जो ही वो वेलोसिटी अगर थोड़ी सी भी इंक्रीज हो जाए तो वो उसने राउंड करते करते ऊपर वेल से बाहर चले जाना है, और अगर स्लो डाउन करेगा, एकदम से स्लो डाउन कर देगा तो वो फौरन जाके नीचे गिरेगा, इसलिए उसे मौत का कुआं कहा जाता है। तो वहाँ पे उसको उसी सर्कल में मूव करने के लिए क्या चाहिए होती है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी जी, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो कहता है फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो कहता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंश्योर नहीं करती कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। कहता है कंसीडर बॉडी पुल्ड बाय द फोर्सेस F1 एंड F2 एज शोन इन फिगर। इस साइड पे आप फिगर देखें तो दो फोर्सेस लग रही हैं F1 एंड F2। अब ये फोर्सेस तो बेशक इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में
होगी कैसे होगी, ये रोटेशन इसमें काज हो जाएगी, ठीक है। अगर लाइन ऑफ एक्शन की डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर ये फोर्स नीचे F2 के बराबर में आगे लग रही होती तो क्या होता है F1 माइनस F2, तो हमारे पास जीरो हो जाता, नेट फोर्स आपके पास क्या हो जाती, जीरो हो जाती। कैसे जीरो होती, क्योंकि ये वेक्टर हेड टू टेल रूल के तहत हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो जब आप वेक्टर्स को ऐड करोगे आपस में तो ये इनका एडिशन पॉसिबल ही नहीं, यानी इनका रिजल्टेंट नहीं बन सकता। तो जिसका रिजल्टेंट नहीं बन सकता हम कहते हैं कि उनका सम, उनका एडिशन क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसलिए नेट फोर्स जीरो है। लेकिन अगर ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होगी इनकी, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। स्टिल जो नेट फोर्स है वो अभी भी जीरो है, लेकिन क्या है, उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि कोई बॉडी, एक कंडीशन ये थी कि वो नेट फोर्सेस उसके ऊपर जितनी भी लग रही हैं उनका सम जीरो। अब वो ये कह रहा है कि उसके ऊपर जितने भी टॉर्क लग रहे हैं, टॉर्क की फोर्सेस, वो भी उनका सम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अगर यही फिगर है आपके पास, फिगर 4.30 में ये जो बी है, इस फिगर को अगर आप देखें तो इसको अगर मैं चाहता हूं कि ये इक्विलिब्रियम में चली जाए इस कंडीशन में, तो उसको मैं क्या करूंगा, एक फोर्स F1 के अगेंस्ट इधर को लगाऊंगा लेफ्ट साइड, और नीचे एक F2 के अगेंस्ट राइट साइड पे फोर्स लगाऊंगा। तो चार फोर्सेस जब लगेंगी तो हर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही होगी। नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, और टार्क भी, दोनों टार्क एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। एक उसको एक तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, दूसरा दूसरी तरफ, तो एट द एंड वो रोटेट नहीं होगी, सम उसका जीरो हो जाएगा। दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमारे पास कुछ स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हैं, वी विल डिस्कस देम इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। आई विल शेयर द होमवर्क, hopefully I think I have added all the short questions that were possible from these topics in the homework, in today's homework. uh, I think I have added 3 extra questions not related to the topic, that is of the next topic जो हमारे पास आएगा, states of equilibrium, उसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो आपने उनको आंसर नहीं करना, वो जब हम ड्यूरिंग ओवर नेक्स्ट लेक्चर, और इफ़ यू आर कमिंग फॉर द फिजिकल क्लासेस, तो हम फिजिकल क्लासेस के अंदर उनको मैं आंसर कर दूंगा आपके लिए, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अल्लाह हाफिज़।